हेलो एंड वेलकम बैक टू ए सोशियो शास्त्र। सामाजिक अनुसंधान पर आरंभ की गई इस कड़ी के पिछले वीडियो में हमने निदर्शन के बारे में सीखा। निदर्शन किसे कहते हैं, इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या होती हैं, निदर्शन में कौन कौन से प्रमुख अवधारणाएं हैं जिन्हें हमें समझने की आवश्यकता है, साथ ही निदर्शन क्यों आवश्यक होता है। आज का वीडियो उसी पिछले वीडियो के विस्तार के रूप में है। आज हम निदर्शन से जुड़े और कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानकारी करेंगे। आज हम निदर्शन को और गहराई से समझने का प्रयास करेंगे। निदर्शन ढांचा क्या होता है, निदर्शन के आकार का निर्धारण हम किस तरीके से करेंगे, तथा साथ ही निदर्शन में कौन से त्रुटियां होती हैं जिनसे अनुसंधानकर्ता को बचने की आवश्यकता होती है। तो आइए आज की क्लास आरंभ करते हैं। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि निदर्शन होता क्या है, चूँकि पिछली क्लास में हमने इस बारे में विस्तार से चर्चा की थी। यदि आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो उसका लिंक इस वीडियो में पिन हो रहा है। कृपया आप पहले उस वीडियो को देखें, उसके उपरांत इस वीडियो को आप विस्तार से समझने की स्थिति में होंगे। जैसा कि पिछली क्लास में बताया गया कि अनुसंधानकर्ता के लिए संपूर्ण जनसंख्या का अध्ययन कर पाना दुष्कर होता है। इसमें उसको अधिक समय और संसाधन व्यय करने की आवश्यकता होगी। तो ऐसे में अनुसंधानकर्ता क्या करता है कि एक निश्चित संख्या को, एक निश्चित इकाइयों का चयन कर लेता है, तथा यहाँ अनुसंधानकर्ता को यह ध्यान रखने की आवश्यकता होती है कि वह जिन इकाइयों का चयन करेगा वे इकाइयाँ संपूर्ण जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने की क्षमता रखती हों। जैसे यहाँ इस चित्र में हमें दिखाई दे रहा है, यदि हम इसको एक सैंपल फ्रेम के रूप में समझें, एक निदर्शन ढांचे के रूप में समझें, जहां से हमें इकाइयों को चयनित करना है। यहाँ अलग अलग रंगों में इन इकाइयों के बारे में चित्रण दिया गया है। यहाँ दिए गए अलग अलग रंगों से हमारा यह मतलब है कि ये इकाइयाँ भिन्न भिन्न विशेषताओं से संबंधित हैं। इन इकाइयों की भिन्न भिन्न गुण और भिन्न भिन्न प्रकृति है। तो ऐसे में अनुसंधानकर्ता को निदर्शन के चयन के दौरान यह ध्यान रखने की आवश्यकता है कि इस सैंपल फ्रेम से वह उन इकाइयों का चयन करे जो इस समूचे का प्रतिनिधित्व कर सके। तो उसके लिए अत्यंत आवश्यक है कि अनुसंधानकर्ता उन इकाइयों को चयनित करे जो संपूर्ण की विशेषताओं, गुणधर्म, प्रकृति का प्रतिनिधित्व कर सकें। जैसा कि यहाँ इस चित्र में है कि हमने अलग अलग रंगों के आधार पर वर्गीकृत किए गए गुणों को निदर्शन की इकाई के रूप में चयनित कर लिया। तो अनुसंधानकर्ता यह प्रयास करेगा कि वह सैंपल फ्रेम से उन समस्त इकाइयों को चयनित करे जो उस समूचे की विशेषताओं को धारण कर सके। इसीलिए यहाँ प्रयास किया गया है कि इन चारों अलग अलग रंगों को अनुसंधानकर्ता निदर्शन इकाई के रूप में चयनित करें। यहाँ निदर्शन इकाई को चयनित करने के लिए अनेक तरीके होते हैं। इन समस्त तरीकों के बारे में पिछली क्लास में हमने विस्तार से चर्चा की है। अनुसंधानकर्ता अपने उद्देश्यों, गुणधर्मों और जिस प्रकार के तथ्य उसे संकलित करने हैं, जिस प्रकार के उसके अध्ययन की प्रकृति है, जिस प्रकार का उसका परिप्रेक्ष्य है, उसके आधार पर वह निदर्शन प्रविधि का चयन कर सकता है। जो कोई भी निदर्शन प्रविधि उसके अनुसंधान के हिसाब से सटीक है, उसका चयन करने के लिए अनुसंधानकर्ता पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है। साथ ही जिस किसी भी निदर्शन पद्धति के सहारे अनुसंधानकर्ता इकाइयों को चयनित करता है, उसी आधार पर यह भी तय होता है कि वह अध्ययन त्रुटिपूर्ण है अथवा नहीं, उस अध्ययन की विश्वसनीयता कितनी है, वैधता उस अध्ययन को कितनी प्राप्त होती है। अतः कहने का यह आशय है कि अनुसंधानकर्ता को निदर्शन की इकाई का चयन करने के दौरान अत्यंत सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है, क्योंकि यदि अनुसंधानकर्ता ने उचित इकाइयों का चयन नहीं किया है तो ऐसे में संकलित किए जाने वाले तथ्य, उन तथ्यों से प्राप्त होने वाले परिणाम सभी अव्यवस्थित हो जाते हैं, त्रुटिपूर्ण हो जाते हैं। आइए अब इसके बाद सैंपलिंग के प्रोसेस को समझते हैं। शोध अध्ययन हेतु इकाइयों को चयनित करने हेतु निदर्शन की कुछ प्रक्रियाओं से गुजरना होता है। तो सबसे पहले अनुसंधानकर्ता को यह ज्ञात कर लेना होता है कि उसका अध्ययन क्षेत्र क्या है, किस अध्ययन क्षेत्र से अनुसंधानकर्ता को तथ्यों को संकलित करना है। यहाँ अनुसंधानकर्ता को अत्यंत ध्यान रखने की आवश्यकता है
कि जो अध्ययन क्षेत्र है वह काफ़ी बिखरा हुआ होता है, काफ़ी फैला हुआ होता है। वहाँ अनेक विशेषताएं होती हैं, अनेक प्रकार के प्रकृतियां होती हैं, अनेक प्रकार के गुण होते हैं तथा अनुसंधानकर्ता को केवल उन्हीं इकाइयों की आवश्यकता होती है जो उसके अध्ययन पर सटीक बैठते हैं। जैसे यदि अनुसंधानकर्ता को पीएम आवास योजना के बारे में अध्ययन करना है और उसने इस संदर्भ हेतु किसी भी एक गांव का चयन कर लिया है, तो ऐसे में यह आवश्यक नहीं है कि उस गांव के सभी लोग इस आवास योजना के लाभार्थी हों। जैसे इस चित्र में दिया गया है कि अलग अलग विशेषताओं से लोग उस अध्ययन क्षेत्र में निवासरत रहेंगे। तो जब अनुसंधानकर्ता ने किसी भी अध्ययन क्षेत्र का चयन किया तो उस अध्ययन क्षेत्र में अनेक विशेषताओं गुणधर्मों वाले लोग पाए जाएंगे। तो ऐसे में यह आवश्यक नहीं है कि सभी लोग पीएम आवास योजना के लाभार्थी हों। यदि अनुसंधानकर्ता उन समस्त लोगों के तहत इकाइयों को चयन करे तो ऐसे में यह हो सकता है कुछ ऐसी इकाइयां चयनित हो जाएं जिनका पीएम आवास योजना से कोई लेना देना नहीं है। फलतः अनुसंधानकर्ता उनसे ना तथ्यों को संकलित करेगा, ना उनसे प्राप्त होने वाले निष्कर्ष को अपने अध्ययन में शामिल करेगा और साथ ही उसकी इकाई भी दूषित हो जाएगी। तो ऐसे में अत्यंत आवश्यक है कि सबसे पहले अनुसंधानकर्ता उस समूचे अध्ययन क्षेत्र को समझे, उसके बारे में जानकारी संकलित करे तथा यह पता करे कि जो भी उसका अध्ययन विषय है क्या वह इस समूची जनसंख्या पर लागू हो रहा है अथवा नहीं। तो यहाँ जनसंख्या का आशय यह है कि जिस किसी भी क्षेत्र का चयन अनुसंधानकर्ता ने किया है वह उस क्षेत्र के तहत रहने वाली समूची जनसंख्या को हम पॉपुलेशन के नाम से समझते हैं। लेकिन हमें इकाइयों का चयन उस जनसंख्या से करना है, उस संरचना अथवा ढांचे के तहत करना है जो हमारे उद्देश्यों के अनुरूप हो। तो सबसे पहले हमें जनसंख्या को समझ लेना है। जनसंख्या को समझ लेने के बाद हम सैंपलिंग फ्रेम को समझते हैं, निदर्शन के ढांचे को समझते हैं। अब जैसे हमने जो उदाहरण लिया है कि पीएम आवास योजना के लाभार्थियों पर हमारा अध्ययन है, तो जितने भी परिवार हैं जो पीएम आवास योजना से लाभान्वित हुए हैं उन परिवारों की जो सूची है वो हमारे लिए सैंपलिंग फ्रेम होगी, वो हमारे लिए निदर्शन का ढांचा होगा। यानी उस निदर्शन के ढांचे से हम निदर्शन की इकाइयों का चयन करेंगे। इस संदर्भ में हम यह मान सकते हैं कि संबंधित अध्ययन क्षेत्र में कुल 500 ऐसे परिवार हैं जो पीएम आवास योजना से लाभान्वित हैं। तो जो परिवार इस योजना से लाभान्वित होंगे उन्हीं परिवारों को हम सैंपलिंग फ्रेम के तहत समझेंगे। जब हमारा सैंपलिंग फ्रेम निर्धारित हो गया, जब हमारा एक ढांचा निर्मित हो जाता है, उसकी सूची हमने तैयार कर ली, उसके उपरांत हम इकाइयों का चयन करते हैं। उन इकाइयों का चयन करने के लिए हम किसी भी निदर्शन प्रविधि अथवा तकनीक का उपयोग कर सकते हैं। उसके आधार पर जो चयनित की गई इकाई है यह हमारे लिए एक वैज्ञानिक निदर्श के रूप में उपस्थित रहेगा। तो अनुसंधानकर्ता को मूल रूप से इन 3 प्रक्रियाओं से गुजरने की आवश्यकता होती है। सबसे पहले अनुसंधानकर्ता यह समझ ले कि समूची जनसंख्या क्या है। उसके बाद अनुसंधानकर्ता अपने अध्ययन विषय के अनुरूप उस सैंपलिंग फ्रेम का निर्धारण करे। उसे यह समझ लेना होगा कि निदर्शन का ढांचा क्या है। उस ढांचे के अंदर ही चयनित हुई इकाइयों से निदर्शन की प्रविधियों के सहारे वह निदर्श इकाइयों का चयन करता है तथा इन्हीं इकाइयों से भविष्य में वह निर्धारित किए जाने वाले शोध प्रविधियों के सहारे तथ्यों को संकलित व उनका विश्लेषण करता है। अब यहाँ दूसरा प्रश्न यह आता है कि किसी भी शोध अध्ययन में कितनी इकाइयों को चयनित करना चाहिए, यानी हमारा सैंपल साइज क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि सैंपल साइज होता क्या है। सैंपल साइज या निदर्श का आकार किसी भी शोध अध्ययन में उपयोग में लाई गई समस्त इकाइयों की संख्या होती है। जैसे यदि हम पिछले उदाहरण को ही लेकर चलें कि हमने सबसे पहले जनसंख्या को समझा, उसके आधार पर निदर्शन ढांचे का निर्माण किया और उस ढांचे से हमने इकाइयों को चयनित किया। जैसे पिछली क्लास में मैंने बताया था कि सामान्यतः अनुसंधानकर्ता यह प्रयास करता है कि समूची जनसंख्या का लगभग 10%
वह सैंपल साइज के रूप में चयनित करेगा। तो यदि हम उस उदाहरण के सहारे इसको समझें तो ऐसे में अत्यंत आवश्यक है कि पीएम आवास योजना से लाभान्वित हुए कुल 500 परिवारों में से कम 50 परिवारों का चयन हमें करना है। तो ये जो 50 परिवार का चयन अनुसंधानकर्ता द्वारा किया जा रहा है, यही उस संबंधित अध्ययन के लिए निदर्श का आकार होगा, सैंपल साइज होगी। अब जब भी अनुसंधानकर्ता सैंपल का चयन करता है तो सबसे पहले उसे यह समझ लेना होगा कि कुल 2 प्रकार के डेटा होते हैं, 2 प्रकार के इकाइयाँ होती हैं। एक तो इकाई है जनसंख्या इकाई, जनसंख्या डेटा, और दूसरी इकाई होती है निदर्श इकाई अथवा निदर्श डेटा। तो जनसंख्या इकाई का मतलब समूची जनसंख्या, जहाँ से हमें अध्ययन करना है। वहीं दूसरी इकाई होती है निदर्श इकाई, जिसका चयन अनुसंधानकर्ता निदर्शन के सहारे करता है। सामान्यतः सामाजिक अनुसंधानों में अधिकतर निदर्श इकाइयों का ही चयन किया जाता है। निदर्श इकाई का चयन करने के दौरान अनुसंधानकर्ता को यह भी ध्यान रखने की आवश्यकता होती है कि कहीं वह बहुत ही छोटे आकार का निदर्श तो नहीं रख रहा है, अथवा कहीं वह बहुत बड़े आकार के निदर्श का उपयोग अपने अध्ययन में नहीं कर रहा है। तो जब भी अनुसंधानकर्ता अत्यंत छोटे आकार का निदर्श उपयोग में लाता है तो ऐसे में यह संशय बना रहता है कि क्या वह छोटे आकार का निदर्श समूचे जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने में सक्षम हो पाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि इन इकाइयों से प्राप्त होने वाले तथ्य और उनके विश्लेषण में विसंगतियां हों, वे त्रुटिपूर्ण हों, वैध ना हों, उनमें विश्वसनीयता की कमी हो। वहीं जब दूसरी तरफ वह बड़े आकार की निदर्श इकाइयों का चयन करता है तो ऐसे में भी अनुसंधानकर्ता के समक्ष कुछ समस्याएं उत्पन्न होती है। चूंकि निदर्श इकाई यदि बड़ी है तो ऐसे में अनुसंधानकर्ता को वहां से तथ्यों को संकलित करने में अधिक समय लगेगा, अधिक संसाधन का व्यय होगा। साथ ही जब वह उन तथ्यों को संकलित करेगा, उनका सारणीयन करेगा, वर्गीकरण करेगा, उसके उपरांत विश्लेषण करेगा, तो ऐसे में जटिलता आएगी, उसे अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो ऐसे में यह आवश्यक है कि अनुसंधानकर्ता इस बात की जानकारी रखे कि उसके द्वारा चयनित किया गया निदर्श इकाई ना बहुत छोटा हो और ना ही बहुत विस्तृत हो। इसके लिए कुछ सूत्र हैं जो विद्वानों द्वारा दिए गए हैं, जिन्हें हम आगे इसी कक्षा में समझने का प्रयास करेंगे। उस सूत्र के आधार पर अनुसंधानकर्ता निदर्श की इकाई की सटीक संख्या जान पाएगा तथा उसी संख्या के आधार पर, उसी संख्या के तहत वह इकाइयों को चयनित करेगा। अब इसके उपरांत आइए कुछ प्रमुख पदों के बारे में समझ लेते हैं जो सैंपल साइज निदर्श के आकार से जुड़े हुए हैं, जिनसे अनुसंधानकर्ता को अपने शोध अध्ययन के दौरान गुजरना पड़ता है। ये कुछ प्रमुख पद हैं: पॉपुलेशन साइज, कॉन्फिडेंस लेवल, मार्जिन ऑफ एरर और स्टैंडर्ड डेविएशन। सबसे पहले पॉपुलेशन साइज यानी जनसंख्या का आकार। तो जैसे पिछले उदाहरण में हमने समझा कि यदि हमें पीएम आवास योजना से संबंधित लाभार्थी परिवारों के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है तो वे समस्त परिवार जो इस योजना से लाभान्वित हुए हैं उन्हें हम पॉपुलेशन साइज के रूप में समझेंगे, उन्हें हम सैंपल फ्रेम के रूप में समझेंगे। तो सबसे पहले हमें यह समझ लेना है कि हमारा सैंपल फ्रेम क्या है। इन्हीं 4 पदों के आधार पर ही हम आगे उस सूत्र को समझेंगे तथा उस सूत्र से प्राप्त होने वाली निदर्श इकाई को हम ज्ञात कर पाएंगे। तो सबसे पहले अनुसंधानकर्ता को यह ज्ञात कर लेना होगा कि वह कौन सी जनसंख्या है, वह कौन सा क्षेत्र है जहां से उसे निदर्श की इकाइयों को चयनित करना है, वह कौन सा ढांचा है, कौन सी संरचना है जिससे इकाइयां चयनित होनी है। इसके उपरांत बात होती है कॉन्फिडेंस लेवल की, अनुसंधानकर्ता के आत्मविश्वास के स्तर की। तो अनुसंधानकर्ता को यह भी यहाँ सुनिश्चित करना होता है कि कितना प्रतिशत तथ्य उसके अनुसार सटीक है। यहाँ अनुसंधानकर्ता को पूर्व में ही यह अनुमान लगाना होगा कि उसके द्वारा चयनित किया गया तथ्य अथवा इकाई वह कितना प्रतिशत समझ रहा है कि वह सटीक है, वह ठीक है। सामान्यतः यहाँ अनुसंधानकर्ता 90, 95% तथा 99% का आत्मविश्वास स्तर रखते हैं। यहाँ कहने का आशय यह है कि यदि आपने 95% आत्मविश्वास के स्तर को रखा तो आपके अनुसार
उन इकाइयों को चयनित करे जाने में आपके सटीक होने का 95% अवसर है। यानी आपको यह लग रहा है कि आप 95% उन इकाइयों को चयनित करने में सही हैं। अब चूंकि अनुसंधानकर्ता उन इकाइयों को चयन करने में स्वयं के सही होने का अनुमान लगाता है, तो ऐसे में ही दूसरा प्रश्न आता है स्वयं के गलत होने का भी, स्वयं के त्रुटिपूर्ण होने का भी। तो ये तीसरा पद है द मार्जिन ऑफ एरर्स। यानी इस अनुसंधान में इन इकाइयों को चयनित करने के लिए अनुसंधानकर्ता के त्रुटिपूर्ण होने का अंतराल कितना है। चूंकि यह सामाजिक अनुसंधान है और इसके लिए अध्ययन क्षेत्र समाज होता है, व्यक्ति होते हैं, तो उनके सोचने के तौर तरीके, विचार, व्यवहार, प्रथा, परंपराएं, इन समस्त गतिविधियों में निरंतर परिवर्तन होता है। तो ऐसे में 100% सटीक होने का सवाल ही नहीं होता है। अनुसंधानकर्ता के द्वारा किए जाने वाले अनुसंधान में त्रुटियां होने की संभावनाएं रहती हैं। तो यहाँ अनुसंधानकर्ता पूर्व में ही यह भी चयनित करता है कि कितना प्रतिशत मार्जिन ऑफ एरर है, त्रुटि का अंतराल है, वह 2% है, 5% है अथवा 10% है। यहाँ अनुसंधानकर्ता जितना भी इस त्रुटि अंतराल का निर्धारण करेगा, इसके आधार पर निदर्श इकाइयों के चयन की संख्या प्रभावित होगी। इसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन यानी मानक विचलन। मानक विचलन का आशय यह होता है कि किसी भी डेटा सेट के माध्य से कितना फैलाव है, कितना प्रसार है। यह फैलाव अथवा परिवर्तनशीलता जितनी अधिक होगी, उस डेटा सेट का मानक विचलन उतना ही अधिक होगा। वहीं दूसरी ओर यह फैलाव जितना कम होगा, उस डेटा सेट का मानक विचलन उतना ही कम होगा। इसे हम एक उदाहरण की सहायता से सरलता से समझ सकते हैं। फर्ज कीजिए कि पुरुष की औसत लंबाई 5 फीट 9 इंच है तथा उसके डेटा सेट का प्रसार अथवा फैलाव 3 इंच है। तो ऐसे में उस औसत लंबाई का मानक विचलन 5 फीट 9 इंच से 3 इंच अधिक यानी 6 फीट तथा 5 फीट 9 इंच से 3 इंच कम यानी 5 फीट 6 इंच के मध्य होगा। तो इस 5 फीट 6 इंच से लेके 6 फीट तक के मध्य के प्रसार को हम मानक विचलन के रूप में समझ सकते हैं। इसे प्लस और माइनस 2 अलग अलग साइन के सहारे प्रदर्शित किया जाता है। निदर्श के आकार से संबंधित इन प्रमुख पदों को समझने के उपरांत इस आकार को हम किस तरीके से निर्धारित कर सकते हैं। यहाँ अनुसंधानकर्ता सबसे पहले निदर्शन के लिए सैंपल फ्रेम का चयन करता है, यानी किस ढांचे, किस संरचना से उसे इन इकाइयों को चयनित करना है। सबसे पहले अनुसंधानकर्ता यह समझने का प्रयास करता है कि कौन सी प्रमुख इकाइयां हैं जिन इकाइयों से उसे निदर्श की इकाइयों को चयनित करना है। जब अनुसंधानकर्ता द्वारा सैंपल फ्रेम निर्धारित कर लिया जाता है, इसके उपरांत अनुसंधानकर्ता उस सैंपल फ्रेम के तहत मार्जिन ऑफ एरर्स को चुनता है, यानी कितने प्रतिशत त्रुटियां होने की संभावनाएं हैं इन इकाइयों को चयनित होने में। इन त्रुटियों के इतर अनुसंधानकर्ता कॉन्फिडेंस लेवल का भी अनुमान पूर्व में ही लगा लेता है। इन त्रुटियों के अंतराल को निर्धारित कर लेने के उपरांत अनुसंधानकर्ता स्वयं के आत्मविश्वास के स्तर को निर्धारित करता है, यानी उसके अनुसार कितने प्रतिशत इन इकाइयों के सही होने की संभावनाएं हैं। त्रुटियों के अंतराल और आत्मविश्वास के स्तर को चिन्हित कर लेने के उपरांत अनुसंधानकर्ता मानक विचलन का निर्धारण करता है, यानी उसके द्वारा निर्धारित किए गए अध्ययन में डेटा सेट से कितने प्रसार की संभावनाएं हैं। इन चारों पदों के बारे में पिछली स्लाइड में हमने विस्तार से चर्चा की। इन चारों के बारे में व्यवस्थित समझ व अनुमान लगा लेने के उपरांत अनुसंधानकर्ता सैंपल साइज को समझने की स्थिति में होता है, सैंपल साइज के निर्धारण की स्थिति में होता है, और इस निदर्श के आकार को सृजित करने के लिए एक सूत्र है जिसका सहारा अनुसंधानकर्ता द्वारा लिया जाता है। यह सूत्र आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। कहीं ऐसा ना हो कि सोशल साइंस, आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज़ वाले जो शिक्षार्थी हैं वे कहीं ऐसा ये ना सोचें कि जिस
गणित को छोड़कर वे साइंस अथवा कॉमर्स से इस स्ट्रीम की ओर आए हैं, वह गणित आज भी उनका पीछा कर रही है। तो यदि कोई संशय होता है, कोई समस्या होती है, तो उसके समाधान भी होते हैं। और वर्तमान में सूचना संचार की क्रांति, कंप्यूटर के युग में, इंटरनेट द्वारा संचालित इस युग में समस्त समस्याओं का निराकरण है। यहाँ निराकरण ही नहीं, उसके कई ऐसे विकल्प हैं। तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जरूरी नहीं है कि बहुत सारे सूत्रों से गुजरना पड़े। इन समस्त सूत्रों पर निर्धारित किए गए पैमानों को आपको स्वयं लिखना हो, उसकी जांच करना हो। आज अनेक ऐसे वेबसाइट्स हैं जो सरलता से सैंपल साइज को निर्धारित कर सकते हैं, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। आपको बस गूगल पे सर्च बॉक्स में लिखना है डिटरमाइन सैंपल साइज, और वहाँ दिए गए अलग अलग सेक्शंस में आपको बस संख्याएं भरनी है। वे आपसे पूछेंगे कि आपका पॉपुलेशन साइज कितना है, कॉन्फिडेंस लेवल कितना है, मार्जिन ऑफ एरर्स कितना है, और आपके अनुसार स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है। इन समस्त माप को लिखने के उपरांत कैलकुलेट का बटन होगा अथवा एंटर होगा। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, उसके उपरांत तुरंत आपको सैंपल साइज दिखाई दे जाएगा। तो कई मामलों में ये काफ़ी आसान है, लेकिन हाँ, इसके लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि अनुसंधानकर्ता को इन पदों के बारे में व्यवस्थित जानकारी हो। यदि आप इन पदों के बारे में व्यवस्थित जानकारी कर इस सूत्र के सहारे अथवा उन ऑनलाइन वेबसाइट्स के सहारे सैंपल साइज का निर्धारण कर रहे हैं, तो आपका अनुसंधान इन इकाइयों को चयन करने के संदर्भ से वैज्ञानिक होगा तथा इस पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता है। वस्तुतः अनुसंधानकर्ता को इनकी व्यवस्थित जानकारी होना अत्यंत आवश्यक होता है। इसके उपरांत आइए निदर्शन और गैर निदर्शन के कुछ त्रुटियों के बारे में जानकारी करते हैं। जब भी अनुसंधानकर्ता इन इकाइयों का चयन करता है तो कुछ त्रुटियों के होने की संभावनाएं रहती हैं। इस बारे में अनुसंधानकर्ता को व्यवस्थित जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहले पॉपुलेशन स्पेसिफिकेशन एरर, यानी जनसंख्या विनिर्देश त्रुटियां। इस प्रकार की त्रुटि तब होती है जब अनुसंधानकर्ता को यह जानकारी नहीं होती है कि अध्ययन की इकाई के रूप में उसके द्वारा किसका चयन किया जाना है। जैसे यदि अनुसंधानकर्ता पीएम आवास योजना से लाभान्वित परिवारों पर अध्ययन कर रहा है, तो अत्यंत आवश्यक है कि जनसंख्या के रूप में वह उन्हीं परिवारों का चयन करे। कहीं ऐसा ना हो कि वे उन परिवारों का भी चयन कर ले जिनका पीएम आवास योजना से कोई सरोकार नहीं है। यदि वे उस समूची जनसंख्या का चयन कर रहा है जिनका सरोकार है अथवा नहीं, तो ऐसे में पॉपुलेशन स्पेसिफिकेशन एरर होने की संभावनाएं रहती हैं। इसके उपरांत सैंपल फ्रेम एरर, यानी निदर्श ढांचे में त्रुटियां। इस प्रकार की त्रुटि तब होती है जब उप जनसंख्या का चयन करने में अनुसंधानकर्ता असफल हो जाता है। अर्थात यहाँ उप जनसंख्या के रूप में अथवा निदर्श के ढांचे के रूप में उन इकाइयों का चयन कर लिया जाता है जो समूची जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने में सक्षम नहीं होती हैं। इस संबंध में एक बड़ा प्रसिद्ध उदाहरण है जो कि 1936 में अमेरिका में हुए राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। इस दौरान डेमोक्रेटिक उम्मीदवार रूजवेल्ट और रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार लैंडन के बीच यह सैंपल फ्रेम की त्रुटि हुई थी। यहाँ निदर्श के ढांचे के रूप में टेलीफोन और कार की निर्देशिका को निर्धारित किया गया था, परंतु वास्तविकता यह थी कि उस दौरान कई ऐसे अमेरिकी थे जिनके पास ना ही टेलीफोन का कनेक्शन था और ना ही उनके पास कार थी। हालांकि वे लोग जिनके पास कार और टेलीफोन के कनेक्शन थे, वे अधिकतर रिपब्लिकन पार्टी के समर्थक थे। तो ऐसे में इस सर्वेक्षण का जो नतीजा आया वो रिपब्लिकन पार्टी के पक्ष में था, परंतु जब वास्तविक चुनाव का परिणाम आया तो उसमें डेमोक्रेटिक पार्टी विजयी साबित हुई। तो कहने का आशय यह है कि जब भी हम सैंपल फ्रेम का चयन करते हैं तो यह अत्यंत आवश्यक है कि जिन मानकों के सहारे अनुसंधानकर्ता इस फ्रेम का चयन कर रहा है, वे मानक उस फ्रेम की इकाइयों में पाए जाने चाहिए, उनकी विशेषताएं वहां उपलब्ध होनी चाहिए। यदि अनुसंधानकर्ता ऐसा नहीं कर पा रहा है तो ऐसे में सैंपल फ्रेम एरर होने की संभावनाएं रहती हैं। इसके उपरांत सिलेक्शन एरर, यानी चयन त्रुटि।
इस प्रकार की त्रुटि तब होती है जब उत्तरदाता स्वयं को निर्वाचित करवाता है। अब यह पूर्ण रूप से स्पष्ट है कि जब उत्तरदाता स्वयं को निर्वाचित करवाता है तो ऐसे में यह स्वाभाविक है कि संबंधित अध्ययन विषय के प्रति उसकी रुचि है, उसकी जानकारी है। तो ऐसे में उन इकाइयों से जब हम तथ्यों को संकलित करते हैं तो सटीक व विश्वसनीय परिणाम प्राप्त होने की संभावनाएं कम होती हैं। मसलन यदि हम पीएम आवास योजना पर अध्ययन कर रहे हैं तथा इस संदर्भ में यदि किसी ऐसे परिवार ने स्वयं को निदर्शन की इकाई के रूप में चयनित करा लिया है जो सरकारी महकमे से जुड़ा हुआ है अथवा किसी संबंधित राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ है, तो ऐसे में उससे जब भी हम तथ्यों को संकलित करेंगे तो उसके द्वारा प्राप्त होने वाले उत्तर, उसके द्वारा प्राप्त होने वाले सूचनाएं अधिक विश्वसनीय नहीं होंगी तथा साथ ही वह संपूर्ण शोध के दौरान प्राप्त होने वाले तथ्यों को दूषित भी करने में सहायक हो सकती हैं। इसके उपरांत नॉन रिस्पॉन्स एरर यानी गैर प्रतिक्रिया त्रुटियां। इस प्रकार की त्रुटियां तब होती हैं जब उत्तरदाता प्रश्नों की व्यवस्थित प्रतिक्रियाएं नहीं देता है। कई बार अनुसंधानकर्ता द्वारा पूछे गए प्रश्नों में उत्तरदाता निष्क्रिय होता है, वह उदासीन तरीके से उनके प्रत्युत्तर देता है अथवा वह उन्हें टाल देता है। तो ऐसे में नॉन रिस्पॉन्स एरर होने की संभावनाएं रहती हैं। इसके उपरांत अंत में सैंपलिंग एरर्स यानी निदर्शन त्रुटियां। इस प्रकार की त्रुटियां तब होती हैं जब समूचे से चयनित किए जाने वाले इकाइयां उस समूचे का प्रतिनिधित्व नहीं कर पाती हैं। कई बार ऐसा होता है कि अनुसंधानकर्ता जब अध्ययन क्षेत्र के बारे में व्यवस्थित जानकारी नहीं रखता है तो ऐसे में उसके द्वारा चयनित की जाने वाली इकाइयां एक जैसी ही विशेषताओं वाली हों, उनके गुणधर्म एक जैसे हों, उनके विचार व्यवहार एक जैसे हों, तो इन चयनित की गई इकाइयों के परिणामों को हम जब समूचे जनसंख्या पर लागू करते हैं तो ये परिणाम उस समूचे जनसंख्या पर सटीक नहीं होते हैं, उनका प्रतिनिधित्व नहीं कर पाते हैं। तो इस प्रकार से होने वाली त्रुटि को सैंपलिंग एरर कहा जाता है। जैसा कि पहले भी बताया जा चुका है कि अनुसंधानकर्ता को इन इकाइयों के चयन के दौरान अत्यंत सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। यहाँ अनुसंधानकर्ता को यह ध्यान रखने की आवश्यकता होती है कि समूचे जनसंख्या की अलग अलग विशेषताएं हैं, अलग अलग प्रकृति है तथा ये विशेषताएं और प्रकृतियां उसके द्वारा चयनित किए गए निदर्श की इकाई में भी दिखाई देनी चाहिए। यानी अनुसंधानकर्ता द्वारा चयनित की गई इकाई में भी विविधता होनी चाहिए। इस प्रकार से अनुसंधानकर्ता यदि अपने अध्ययन विषय के दौरान निदर्शन प्रक्रिया से संबंधित इन समस्त त्रुटियों से निजात पा ले, यदि निदर्शन के दौरान होने वाली इन त्रुटियों की संभावनाओं को अनुसंधानकर्ता कम कर ले, तो ऐसे में संपूर्ण निदर्शन की प्रक्रिया के वैज्ञानिक होने की संभावनाएं अधिक होती हैं तथा इस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि संबंधित अध्ययन में निदर्शन विश्वसनीयता व वैधता की स्थिति को प्राप्त कर सकता है। तो आज की क्लास में इतना ही। मुझे आशा है कि आज प्रस्तुत किए गए समस्त पदों के बारे में आपको व्यवस्थित समझ प्राप्त हुई होगी। यदि इस संबंध में कोई संशय है अथवा आपके कोई प्रश्न हैं तो कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। शीघ्र ही मुलाकात होगी इस सामाजिक अनुसंधान पर आरंभ की गई कड़ी के अगले वीडियो में। टिल देन, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ एंड कीप रीडिंग।